राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम जो है प्लांट एनाटॉमी का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको द्विबीजपत्री मूल के बारे में, तने के बारे में, इनके बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विबीजपत्री डाइकोट रूट के बारे में। द्विबीजपत्री मूल क्या है और उसमें कौन कौन सी संरचनाएँ पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ द्विबीजपत्री मूल की। तो द्विबीजपत्री मूल में क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो द्विबीजपत्री मूल में आप देखोगे सबसे भारी संरचना जो है, इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। सबसे भारी लेयर जो है ये रेड कलर में आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। इसके ऊपर जो है मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम यहाँ पर निकले हुए हैं, जो जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक उनको पहुँचाते हैं। मूल रोम जो है यहाँ पर बाह्य त्वचा वाले पार्ट पर निकले होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे छोटे छोटे से आपको ये गोल गोल से दिख रहे होंगे, गोल गोल सी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगी। तो इनको हम बोलते हैं वलकुट या कॉर्टेक्स। वलकुट कह देते हैं या फिर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। बाह्य त्वचा के बाद वलकुट, वलकुट के बाद होता है अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा जो होती है इसे हम एंडोडर्मिस कह देते हैं। तो इसके चारों ओर ये गोल गोल सी संरचनाएं हैं, छोटी छोटी सी है, इनको बोलते हैं हम यहाँ पर एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस यहाँ पर बाहर की ओर निकली हुई है संरचनाएं आपको दिख रही होंगी इसके चारों ओर, गोल चक्र के चारों ओर। तो इनको बोलते हैं हम एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आती है परिरम या पेरिसाइकिल। अंग्रेजी में पेरिसाइकिल बोलते हैं, वैसे परिरम बोलते हैं। तो परिरम जो है यहाँ पर आपको ये संरचना दिख रही होगी, परिरम। उसके बाद प्रोटोजाइलम, फिर आता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है वो प्रोटो, फिर उसके बाद परिरम के बाद मेटाजाइलम आएगा। फिर यहाँ पर पिथ आ जाता है, बीच में वाला जो पार्ट है इसको हम पिथ बोल देते हैं, पिथ। तो बीच में पिथ होता है। उसके बाद फ्लोएम वाला पार्ट, ये छोटा छोटा सा गोल यहाँ पर आपको रेड कलर का ये संरचना दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो चारों ओर इस प्रकार से फ्लोएम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर क्या होती है, बाह्य त्वचा, उसके बाद आता है वलकुट या कॉर्टेक्स, फिर आती है एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा, उसके बाद पेरिसाइकिल, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ और फ्लोएम। तो ये संरचनाएं आपको द्विबीजपत्री जड़ में ध्यान रखनी है। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा जिस पर मूल रोम निकले होते हैं, उसके बाद आती है वलकुट वाला पार्ट, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, उसके बाद अंतस्त्वचा, फिर परिरम, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ और फ्लोएम। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको अब बता देता हूँ इसके बारे में। द्विबीजपत्री जड़ की हम बात करें तो इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सूरजमुखी एक द्विबीजपत्री जड़ पाई जाती है सूरजमुखी में। तो सूरजमुखी जो है डाइकोट प्लांट है, इसकी जड़ की मैं बात करता हूँ। द्विबीजपत्री पादप है सूरजमुखी। तो इसकी जड़ का जो है मैं अनप्रस्थ काट लेता हूँ। तो अनप्रस्थ काट में इसकी आंतरिक संरचना को देखता हूँ। उसके बाद आप देखोगे आंतरिक संरचना में तो भीतरी ऊतकों के विन्यास को कुछ निम्नलिखित रूप में इसको हम प्रस्तुत करेंगे। और सबसे भारी त्वचा क्या आएगी उसमें, मूलीय त्वचा बोलते हैं जिसको हम। बाह्य त्वचा बोल दो या सबसे भारी भित्ति बोल दो, जिसे मूलीय त्वचा या बाह्य त्वचा के नाम से हम जानते हैं। जड़ पर जो भारी त्वचा है उसको हम मूलीय त्वचा कह देते हैं। इसमें नली का आकार कुछ सजीव घटक पाए जाते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं और नली जैसी आकृति के होते हैं। उनमें कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो कि एक कोशिकीय मूल रोम का निर्माण करती हैं। तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर मूल रोम पाए जाते हैं, वही बात इसमें बताई गई है कि मूलीय त्वचा जो होती है उसमें कुछ बाहर की ओर संरचनाएं निकली रहती हैं, जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि उस पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। आगे आप इसमें देखोगे वलकुट में दूसरा पार्ट आता है बाह्य त्वचा के नीचे, वलकुट कॉर्टेक्स। वलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा की कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती है। तो वलकुट में बहुत सारी परतें होती है इस प्रकार से। तो इसमें जो है पेरेन्काइमा की कोशिकाओं की कई परतें जो है आपस में इस प्रकार जमी होती हैं। सबसे बाहर की ओर थी एपिडर्मिस, उसके नीचे जो है जस्ट इसमें इस प्रकार से बहुत सारी पेरेन्काइमा की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम वलकुट के नाम से जानते हैं। और इनकी भित्ति पतली होती है और इनके बीच में कुछ अंतरकोश के स्थान, क्योंकि दो कोशिकाएं जब आपस में ऐसे जुड़ती हैं तो उनके बीच कुछ अंतरकोश के स्थान रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार जुड़ेंगी तो यहाँ पर जो है कुछ बीच में स्थान रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर बीच में ये स्थान रह गया ना, ये वाला पार्ट जो है खाली स्थान, तो ये अंतरकोश के स्थान हो गया। तो ये अंतरकोश के स्थान इनके बीच में जो है पाए जाते हैं।
और वलकुट की सबसे भीतरी परत जो होती है वो अंतस त्वचा का निर्माण करती है। तो वलकुट के जस्ट बाद कौन सी परत आती है? अंतस त्वचा या एंडोडर्मिस आती है। सबसे बाहरी तरफ जो थी वो बाह्य त्वचा, फिर वलकुट आ गया। वलकुट पेरेन्काइमा की कोशिकाओं से बना होता है। वलकुट के जस्ट नीचे अंतस त्वचा आती है जिसे हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। और ये सबसे वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतस त्वचा होती है। ये वलकुट की सबसे भीतरी परत का मतलब बस वलकुट के जस्ट नीचे वाली परत होती है। इसमें नालाकार की जो है नालाकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है, अर्थात नालाकार कोशिकाओं की एक सतह होती है। इसमें नाल के आकार की जो कोशिकाएं हैं उसकी इसमें सतह पाई जाती है। और नाल का मतलब घोड़े की नाल होती है ना, इस प्रकार से मुड़ी हुई। तो घोड़े की नाल की आकृति की इसकी कोशिकाओं की एक सतह होती है और इन कोशिकाओं में अंतरकोश के स्थान नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वलकुट की जो कोशिकाएं हैं, सॉरी, एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो है आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए एक बार, तो ये जो है यहाँ पर ये वाली कोशिकाएं जो है इनके बीच में कोई अंतरकोश के स्थान नहीं है। जबकि कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के बीच यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे खाली स्थान से आपको कोशिकाओं के बीच दिख रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं अंतरकोश के स्थान। वलकुट में तो बहुत सारे अंतरकोश के स्थान है, जबकि अंतस त्वचा की कोशिकाएं यहाँ पर आपस में बहुत सारी टच है। ये देखिए इसके चारों ओर, तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई जो है इसमें अंतरकोश के स्थान नहीं पाया जाता है अंतस त्वचा की कोशिकाओं में। आगे आप देखोगे यहाँ पर भित्तियों पर कैस्पेरी की पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसकी जो स्पर्श रेखीय और अरीय भित्ति जो होती हैं उन पर जो है कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल जो होता है अपारगम में मोमी पदार्थ सुबेरिन होता है, के रूप में जल जो होता है अपारगम में मोमी पदार्थ सुबेरिन, अर्थात जो इनकी स्पर्श रेखीय और जो अरीय भित्तियाँ होती हैं उन पर जो है क्या पाया जाता है? सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। तो इसकी जो अरीय और रेखीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियाँ पाई जाती हैं और ये कैस्पेरी पट्टियाँ किसकी बनी होती हैं? एक मोम जैसे पदार्थ सुमेरिन की ये बनी होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतस त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर ये पाई जाती हैं कैस्पेरी पट्टिकाएं, जो कि किसकी बनी होती है? सुमेरिन की। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको जो है सीधा रट लेना है कि अंतस त्वचा की कोशिकाओं पर क्या पाई जाती है। क्वेश्चन में वो देगा कि कैस्पेरी पट्टियाँ बनी होती हैं सुमेरिन की, लिग्निन की और सेलुलोज की, इस प्रकार देगा। तो ध्यान रखना है मोम जैसे पदार्थ होता है एक सुमेरिन, उसकी ये बनी होती हैं कैस्पेरी पट्टिकाएं। और इनमें जल जो होता है अपारगम में, जल इनसे गुजर नहीं सकता, ठीक है, जल इनसे पार नहीं हो सकता, अपारगम में होता है। अंतस त्वचा की कोशिकाओं पर ये कैस्पेरी पट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन में देगा कि अंतस त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरी पट्टियाँ पाई जाती हैं, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरी पट्टियाँ पाई जाती हैं, अंतस त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरी पट्टियाँ, या फिर वलकुट की कोशिकाओं में कैस्पेरी पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है अंतस त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरी पट्टियाँ पाई जाती हैं। अंतस त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति वाली पेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें परिरम कहते हैं। तो अंतस त्वचा के बाद जस्ट नीचे जो है एक मोटी भित्ति की परत पाई जाएगी जिसमें पेरेन्काइमा की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम परिरम के नाम से जानते हैं। तो परिरम की जो कोशिकाएं होती हैं वो पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं, उनकी भित्ति जो है मोटी होती है और इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम का निर्माण, अर्थात वेस्कुलर कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। तो इन कोशिकाओं में द्वितीय वृद्धि जो होती है उस समय जो है संवहन कैम्बियम और पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। पिथ इनकी छोटी होती है एस पर। अब देखिए पिथ इसमें बीच में छोटा सा भाग है, इसको पिथ बोलते हैं। तो यहाँ पर पिथ इनका बहुत छोटा होता है। द्विबीजपत्री जड़ों में पिथ छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो कि जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होती है उनको क्या कहा जाता है? कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो कंजक्टिव टिश्यू किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री जड़ में ये पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड भी इसमें पाए जाते हैं। 2 से लेकर 4 तक इसमें जाइलम पाए जा सकते हैं और कुछ फ्लोएम के खंड भी इसमें पाए जा सकते हैं। ये भी एक बार पूछा गया है कि कितने जाइलम पाए जा सकते हैं? 2 से लेकर 4 तक जाइलम इसमें द्विबीजपत्री जड़ में पाए जा सकते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम जैसा छल्ला बनता है और अंतस त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरम, संवहन ऊतक तथा पिथ मिल करके किसका निर्माण करते हैं? रंभ या स्टील का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में नीट में पूछा गया है कि स्टील का निर्माण या रंभ का निर्माण कौन कौन से जो है घटकों से होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो अंतर त्वचा जो होती है एंडोडर्मिस, उसके जस्ट नीचे के जो घटक होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है, जैसे कि परिरंभ हो गया, संवहन ऊतक और पिथ जो होता है, इनसे इसका निर्माण होता है। तो स्टील का निर्माण जो है इन्हीं चीज़ों से होता है। तो ये रंभ का याद रखना है आपको, परिरंभ, संवहन ऊतक और पिथ, इनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक बीजपत्री जड़ के बारे में। तो एक बीजपत्री जड़ के बारे में आप देखोगे यहाँ पर, इसमें भी सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, उसके बाद वलकुट, फिर परिरंभ, फिर अंतस त्वचा होती है।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर अंतःत्वचा, उसके बाद फ्लोएम और प्रोटोजाइलम, फिर पित्त होता है और अंदर की ओर यहाँ पर इसमें मेटाजाइलम भी होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बाह्य त्वचा, बलकोट, परिरंभ, अंतःत्वचा, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पित्त और मेटाजाइलम। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक बीजपत्री मूल का शरीर जो होता है बहुत अधिक जो है द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान। तो यहाँ पर जो है बाह्य त्वचा, फिर बलकोट, फिर अंतःत्वचा, फिर परिरंभ, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये संरचनाएं इसमें भी सेम होती हैं जैसे द्विबीजपत्री जड़ में होती हैं। जैसे कि बाह्य त्वचा, बलकोट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल, वही क्रम होता है इसमें भी। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, फिर बलकोट, फिर अंतःत्वचा, फिर परिरंभ। देखिए यहाँ पर बलकोट को पहले यहाँ पर परिरंभ को पहले लिख दिया, लेकिन ये संरचना जो है ये परिरंभ जो है ये किसके बाद आती है? अंतःत्वचा के बाद यहाँ पर आती है। एक बीजपत्री में इनकी प्राय संख्या कितनी होती है? 6 से अधिक, अर्थात बहुआदिदारुक या बहुआदिदारुक इस कंडीशन को, मतलब 6 से ज़्यादा जो होती है उस कंडीशन को हम बोल देते हैं बहुआदिदारुक के नाम से जानते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। मैंने आपको बताया था जो द्विबीजपत्री पादप था उसमें 2 से 4 तक जाइलम होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में 6 से भी अधिक हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 6 से भी ज़्यादा हो सकते हैं द्विबीजपत्री एक बीजपत्री जड़ में। एक बीजपत्री में जाइलम ज़्यादा होते हैं द्विबीजपत्री से। पित्त इसमें बड़ी होगी, उसमें छोटी थी द्विबीजपत्री में। इसमें पित्त बहुत जो है बड़ी होती है उसकी तुलना में, द्विबीजपत्री पादपों की तुलना में, द्विबीजपत्री जड़ जो होती है उसकी तुलना में इनकी जो पित्त होती है वो बहुत बड़ी और बहुत विकसित होती है। एक बीजपत्री जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ में कैम्बियम नहीं पाया जाता, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी। एक बीजपत्री जड़ में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि द्वितीयक वृद्धि जो लक्षण है वो द्विबीजपत्री पादपों का है, ट्राइकोट प्लांट्स का है। क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों में क्या पाई जाती है? कैम्बियम पाई जाती है। उस कैम्बियम के कारण ही क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि होती है। जबकि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनकी जड़ में कैम्बियम नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर द्विबीजपत्री तने के बारे में, फिर एक बीजपत्री तने के बारे में। तो द्विबीजपत्री तने की संरचना आपको मैं एक बार डायग्राम से बता देता हूँ। ये यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ द्विबीजपत्री तना। देखिए द्विबीजपत्री तने में आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे बाहर की ओर होता है इसमें बाह्य त्वचा, फिर होता है इसके बाद कोलेनकाइमा, फिर होता है इसमें पेरेनकाइमा, फिर स्टार्च का एक आवरण होता है जिसे हम स्टार्च आच्छाद कहते हैं। आच्छाद का मतलब होता है आवरण, कवरिंग। उसके बाद यहाँ पर स्क्लेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं, फिर फ्लोएम होता है, फिर बीच में जो है कैम्बियम यहाँ पर आपको दिख रही होगी, कैम्बियम होती है, फिर प्रोटोजाइलम, और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको पित्त दिख रही होगी। तो ये संरचनाएं जो है इसमें होती हैं। इसी पार्ट को जो है इसमें आप दोबारा देख सकते हैं। बाह्य त्वचा की ऊपर वाली परत होती है जिसके ऊपर मूल रोम निकले हुए हैं, और फिर उसके बाद कोलेनकाइमा होती है, फिर पेरेनकाइमा की कोशिकाएं होती है। कोलेनकाइमा जो है यहाँ पर ये दिख रही है आपको रेड कलर की, उसके जस्ट नीचे पेरेनकाइमा की ये कोशिकाएं हो गई। उसके बाद स्टार्च का क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, स्टार्च आच्छाद कह देते हैं। फिर उसके बाद स्क्लेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं। पहले किसकी थी? कोलेनकाइमा की, फिर पेरेनकाइमा की, फिर स्टार्च आच्छाद, फिर स्क्लेनकाइमा, फिर फ्लोएम, फिर यहाँ पर आपको कैम्बियम दिख रहा होगा, फिर प्रोटोजाइलम और फिर पित्त। ये था जो है द्विबीजपत्री जड़ के बारे में। अब देखिए आपको एक बार इसमें इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे द्विबीजपत्री तने की बात कर रहा हूँ, जड़ को मैंने आपको पढ़ा दिया है, द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल के बारे में पढ़ा दिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर द्विबीजपत्री तने के बारे में, स्टेम के बारे में। तो एक प्रारूपी, प्रारूप का मतलब होता है एक सैंपल लिया किसी चीज़ का हमने, उसको बोलेंगे हम एक प्रारूप, एक नमूना। एक प्रारूप शैशव तने की हम बात करें, जब वो जो है शैशव अवस्था में होता है तो उस समय जो है द्विबीजपत्री तने की अनप्रस्थ काट हम लेते हैं, तो उस समय उसमें कुछ संरचनाएं दिखती हैं, जैसे कि बाह्य त्वचा दिखती है, एपिडर्मिस। तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह होती है। मैंने आपको ये बताया ही है कि तने में सबसे बाहरी जो सतह होती है वो कौन सी होती है? त्वचा जो होती है वो बाह्य त्वचा होती है, जो कि क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल का उस पर एक आवरण पाया जाता है बाह्य त्वचा पर, जिसकी वजह से वो मोटी परत होती है। ठीक है, इस पर कुछ क्या पाए जाते हैं? बहुकोशिकीय एक पंक्ति त्वचारोम पाए जाते हैं, जिनको हम ट्राइकोम बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है त्वचारोम को हम क्या कह देते हैं? ट्राइकोम के नाम से त्वचारोम को हम जानते हैं। कई बार अंग्रेजी के शब्द दे देता है, त्वचारोम जो है उसको ट्राइकोम के नाम से हम जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इस पर ही बाह्य जो त्वचा होती है एपिडर्मिस, इसके ऊपर जो है एक पंक्ति के रूप में त्वचारोम पाए जाते हैं, कुछ इस पर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच की कोशिकाओं की बहुत सी परतें होती हैं जिन्हें हम बलकुट कहते हैं। तो बाह्य त्वचा के जस्ट बाद क्या आता है? बलकुट आता है, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मैंने अभी आपको जड़ वाले पार्ट में बताया था
तो बाह्य त्वचा और परिरम के बीच में क्या पाया जाता है, वलकुट पाया जाता है। और इस वलकुट के 3 क्षेत्र होते हैं यहाँ पर। तो वलकुट 3 पार्टों में बटा होता है। एक तो मैंने आपको बताया बाह्य बाहरी जो अधस त्वचा है जिसे हम हाइपोडर्मिस कह देते हैं वो। उसके बाद जो है कोलेनकाइमा की कोशिकाओं की कुछ परत होती है और बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होती है। मैंने बताया था ना कोलेनकाइमा की कोशिकाएं, देखिए सबसे बाहर की ओर थी बाह्य त्वचा, उसके बाद जस्ट नीचे थोड़ी सी हाइपोडर्मिस की एक परत भी होती है, फिर उसके बाद कोलेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं। तो कोलेनकाइमा की कोशिकाओं की कुछ परत होती है जो कि बाह्य त्वचा के नीचे होती है और ये शैशव तने को यांत्रिक सहायता, मैंने आपको पहले बताया था जब कोलेनकाइमा पढ़ाया था कि कोलेनकाइमा जो है तने को यांत्रिक सहायता देने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। क्योंकि तना जो है इधर उधर जब हिलता है तो वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि कोलेनकाइमा की उसमें कुछ परतें पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो उसको यांत्रिक सहायता देती हैं। हवा में जब तना जब शैशव अवस्था में होता है तो समय इधर उधर हिलता है तो वो कोलेनकाइमा की वजह से नहीं टूट पाता है, क्योंकि कोलेनकाइमा उसको यांत्रिक सहायता देता है। वलकुट जो सतह हैं वो अधस त्वचा के नीचे होती है। वलकुट की सतह किसके नीचे होती है? अधस त्वचा के नीचे होती है, हाइपोडर्मिस के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा की कोशिकाओं की भी कुछ परत इसमें पाई जाती है। उसमें सुस्पष्ट क्या पाया जाता है? अंतराकोशिकीय स्थान, अर्थात इनके कोशिकाओं के अंदर अंतराकोशिकीय स्थान भी इसमें पाया जाता है। अंतस त्वचा जो है वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है। तो एंडोडर्मिस क्या होती है? वलकुट की सबसे नीचे की सतह। तो वलकुट के नीचे जस्ट क्या पाई जाती है? एंडोडर्मिस पाई जाती है। और इसमें नाल के आकार की कोशिकाओं की भी एक सतह होती है। इसमें भी नाल के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं अंतस त्वचा में, और इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएँ होती हैं उनमें स्टार्च जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टार्च आच्छादित पाया जाता है। तो स्टार्च की जो है यहाँ पर भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है एंडोडर्मिस वाले पार्ट में। इसमें आप देखोगे जैसे हम स्टार्च आच्छाद के नाम से जानते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया स्टार्च आच्छाद पाया जाता है, मतलब स्टार्च का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है संग्रहण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है एंडोडर्मिस वाली परत में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि स्टार्च आच्छाद कौन से पादपों में पाया जाता है? द्विबीजपत्री या एकबीजपत्री? तो द्विबीजपत्री तने में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्च का आच्छाद किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री तने में। परिरंभ जो है अंतस त्वचा के नीचे होता है और फ्लोएम के जस्ट ऊपर होता है। तो परिरंभ आप डायग्राम में देख लीजिए एक बार। परिरंभ मैंने आपको बताया था, जो है पहले भी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। परिरंभ किससे नीचे होता है? परिरंभ जो है ये जस्ट नीचे होता है किसके? परिरंभ यहाँ पर मैंने आपको बताया अंतस त्वचा के नीचे होता है, एंडोडर्मिस के तो नीचे होगा और फ्लोएम के ऊपर ये होता है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो होती है अर्धचंद्राकार समूह में पाई जाती हैं। संवहन मंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पेरेन्काइमा की कुछ सतहें होती हैं। इसमें जो संवहन मंडल होते हैं अरीय रूप में विन्यस्त होते हैं। अरीय रूप में मैंने आपको बता दिया है, एक फ्लोएम एक जाइलम। एक फ्लोएम जैसे गोल में मैंने बताया था, एक फ्लोएम एक जाइलम, एक फ्लोएम एक जाइलम, इस प्रकार से। तो उस व्यवस्था को अरीय रूप कहते हैं। तो द्विबीजपत्री तने में संवहन मंडल जो होते हैं अरीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं विभिन्न जो बहुसंख्य जो है इसमें मैंने बताया था कि संवहन मंडल अरीय रूप में विन्यस्त होते पेरेन्काइमा की कोशिकाओं की कुछ सतह होती हैं जो कि मज्जाकरण का निर्माण करती हैं। तो ये जो है संवहन मंडल के बाद मज्जाकरण आती है, मज्जाकरणों का निर्माण हो जाता है इन पेरेन्काइमा कोशिकाओं से। उसके बाद संवहन मंडल एक छल्ले के रूप में होते हैं, और संवहन मंडलों का एक छल्ला जो है द्विबीजपत्री तने का ही क्या होता है? गुण होता है। तो द्विबीजपत्री जो तना होता है डाइकोट स्टेम जो होता है उसमें संवहन मंडलों का एक छल्ला पाया जाता है। द्विबीजपत्री तने में क्या पाया जाता है? संवहन बंडलों का एक छल्ला। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो छल्ले में उनका जो है एक छल्ला सा बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, संवहन बंडलों का छल्ला जो है द्विबीजपत्री तने में पाया जाता है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्य आदिदारूक तथा खुले होते हैं, संयुक्त होते हैं, और मध्य आदिदारूक इसमें कंडीशन पाई जाती है, और वो खुले संवहन मंडल इसमें पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम पाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें खुला संवहन मंडल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, द्विबीजपत्री में खुला संवहन मंडल और संयुक्त मध्य आदिदारू कंडीशन पाई जाती है। तने में पित्त केंद्र जो है होता है। तना किस में होता है? तने में जो है पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पेरेन्काइमी कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो पित्त कहाँ पाया जाता है? पित्त हमेशा केंद्र में होता है, मैंने आपको बताया था डायग्राम में भी समझाया। पित्त हमेशा बीच में होता है, केंद्र की तरफ जो है होता है। तो बीचों बीच में जो है इसमें केंद्र होता है, पित्त होता है। देखिए इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया पित्त जो है बीचों बीच होता है। तो ये जो था द्विबीजपत्री तने की मैंने बात करी।
अब मैं यहाँ पर बात करूँगा एक बीजपत्री तने में, और एक बीजपत्री तने में जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा होती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है, फिर यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी कोशिकाएं जो है संवहन मंडल यहाँ पर दिखाए गए हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर भरण ऊतक आपको दिखाया गया है। उसके बाद इस डायग्राम को इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, इधर बाह्य त्वचा, फिर हाइपोडर्मिस, फिर यहाँ पर ये संवहन मंडल आपको दिखाए गए हैं, उसके बाद अंदर की ओर यहाँ पर आपको भरण ऊतक दिखाया गया है। तो एक बीजपत्री पादपों की अब मैं बात करता हूँ। तो एक बीजपत्री तने में क्या होता है, देखिए एक बीजपत्री तने की जो शारीरिक रचना होती है वो द्विबीजपत्री तने से थोड़ी अलग होती है, क्यों, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में भी कोई अंतर नहीं होता है। तो एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होती है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचारोम नहीं पाए जाते, जबकि द्विबीजपत्री पादप जो होता है उसके तने की बाह्य त्वचा जो होती है उस पर ट्राइकोम या त्वचारोम पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादप की बाह्य त्वचा पर त्वचारोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अधस त्वचा जो होती है स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं की बनी होती है। तो अधस त्वचा जो है हाइपोडर्मिस के नाम से अधस त्वचा को हम जानते हैं, ये जो है स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं की बनी होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि एक बीजपत्री तने में अधस त्वचा जो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं से अधस त्वचा बनी होती है। वलकुट में कई सतह होती हैं, इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, बिखरे संवहन बंडल इसमें पाए जाते हैं, और इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा का बंडल आच्छादित होता है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है। संवहन बंडल इसके संयुक्त और बंद होते हैं। ये बात पूछी जाएगी यहाँ से कि द्विबीजपत्री तने में कैसे होते हैं संवहन बंडल और एक बीजपत्री में कैसे होते हैं। द्विबीजपत्री में तो मैंने आपको बताया संयुक्त और कैसे थे, खुले संवहन बंडल थे, जबकि इसमें संयुक्त और तथा बंद संवहन बंडल है। देखिए एक बीजपत्री में मैंने आपको बताया था संवहन बंडल कैसे थे, संयुक्त, मध्यादिदारुक थे और खुले थे, जबकि एक बीजपत्री तने में मैंने आपको बताया यहाँ पर संवहन बंडल संयुक्त हैं और यहाँ पर बंद हैं। ये अंतर ही पूछ लिया जाता है इनमें से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे होते हैं और केंद्र में बड़े होते हैं, मतलब परिधि में पाए जाने वाले, परिधि वाले पार्ट पर पाए जाने वाले संवहन बंडल जो होंगे वो छोटे होंगे, और बीच में जो केंद्र वाले पार्ट में पाए जाएंगे वो संवहन बंडल थोड़े बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है, और इसमें जल रखने वाली जो है गुहिकाएँ होती हैं। तो संवहन बंडल में जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फ्लोएम पेरेन्काइमा संवहन बंडल में नहीं होते हैं एक बीजपत्री पादपों में। तो एक बीजपत्री पादपों के संवहन बंडल में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। इसमें जल को रखने वाले कुछ गुहिकाएँ पाई जाती हैं जिनमें जल का संचय होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि निम्न में से किसमें जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता, तो एक बीजपत्री पादप के तने में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ यहाँ पर पत्तियों के बारे में, पत्तियाँ क्या होती हैं, तो इनकी संरचना के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर पृष्ठाधार या फिर द्विबीजपत्री पत्ती के बारे में। अब देखिए द्विबीजपत्री पत्ती कैसी होती है उसकी मैं संरचना की मैं बात करूँगा, और फिर एक बीजपत्री पत्ती के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए द्विबीजपत्री पत्ती कैसी होती है, डाइकोट जो लीफ होती है उसमें कौन सी संरचनाएँ होती हैं। सबसे बाहर की ओर आप देखोगे इसमें अभ्यस्त बाह्य त्वचा पाई जाती है, अभ्यस्त, इसको बोला जाता है सबसे बाहर की ओर जो है ये अभ्यस्त बाह्य त्वचा, इसको हम बोल देते हैं अभ्यक्ष, अभ्यक्ष बाह्य त्वचा इसको बोला जाता है। इसके नीचे खंबे जैसी आकृति की कोशिकाएं लंबी लंबी सी लटकी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं लंबी लंबी सी जो नीचे की ओर लटकी हुई हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कह देते हैं, इन कोशिकाओं को हम खंभ पर्णमध्योतक के नाम से जानते हैं। खंभ का मतलब खंबे जैसी आकृति की हैं, ये मीजोफिल कोशिकाएं हैं। पर्णमध्योतक का मतलब मीजोफिल, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। मीजोफिल मतलब पर्णमध्योतक को हम मीजोफिल कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो ये मीजोफिल कोशिकाएं जो होती हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पर्णमध्योतक कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं जिन्हें हम खंभ पर्णमध्योतक कहते हैं। उसके बाद इसमें जो कोशिकाएं हैं छोटी छोटी नीचे आपको ये दिख रही होंगी, इनके बीच में कुछ वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं, एयर स्पेस पाया जाता है। इनमें बीच में जो कुछ खाली से गोले दिख रहे होंगे आपको सफ़ेद से पार्ट, इनको हम वायु गुहिकाएं कहते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे इसके स्पंजी पर्णमध्योतक पाया जाता है। तो ये पर्णमध्योतक जो होता है इसमें स्पंजी कोशिकाएं पाई जाती है, स्पंज जैसी आकृति की होती हैं, और इसको कहते हैं हम स्पंजी पर्णमध्योतक। उसके नीचे जस्ट क्या होती हैं, उपरंध्री गुहिका पाई जाती है। उपरंध्री अर्थात जिनमें जो है रंध्र होंगे, वो छोटे रंध्र होते हैं, इस वजह से उनको उपरंध्री भी कह देते हैं। यहाँ पर ये रंध्र दिखा रहे हैं आपको,
नीचे रंध्र बना हुआ है यहाँ पर, और इधर है उपरंध्री गुहिका है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर एबैक्सियल या अपाक्ष बाह्य त्वचा। एबैक्सियल, एबैक्सियल कह देते हैं हम अपाक्ष को, और एक्जियल कहते हैं हम अव्यक्ष को। इंग्लिश में भी नाम याद रखने, कई बार इंग्लिश के नाम भी दे देते हैं। ऊपर वाला एक्जियल और नीचे वाला एबैक्सियल। एबैक्सियल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो होता है एबैक्सियल और एक होता है एक्सियल। एक्सियल का मतलब अव्यक्ष, अव्यक्ष। अव्यक्ष जो होती है ऊपरी वाली होती है, ऊपरी वाली जो बाहरी त्वचा थी उसको अव्यक्ष, और जो निचली वाली जो है नीचे की तरफ जो है उसको बोलते हैं हम अपाक्ष या एबैक्सियल। यहाँ पर ओब्लिक लगा लें आप, बीच में ओब्लिक नहीं दे रखा है। अव्यक्ष या फिर एबैक्सियल भी इसको हम कह देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द्विबीजपत्री पत्ती में सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, उसमें अव्यक्ष बाह्य त्वचा, उसके बाद खम पर्णमध्योतक, फिर वायु गुहिकाएं, फिर स्पंजी पर्णमध्योतक, उसके बाद उपरंध्री गुहिका, फिर अबक्सियल, अबक्सियल या अपाक्ष बाह्य त्वचा, और ऊपर थी अव्यक्ष बाह्य त्वचा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। अव्यक्ष जो होती है ऊपर की ओर होती है, और अपाक्ष या अबैक्सियल जो होती है नीचे की ओर होती है। अब यहाँ पर इसमें आपको बंडलाच्छद दिख रहे होंगे, नीचे की ओर ये बंडलाच्छद, उसके बाद फिर जाइलम आ गया बीच में, और सबसे अंदर की ओर जो है आपको फ्लोएम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम को आप देख लें तो आपको द्विबीजपत्री पत्ती की आराम से संरचना समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें पृष्ठाधार पत्ती पाई जाती है। पृष्ठाधार, ठीक है, तो यह नाम है, आपको ध्यान रखना है। इसको द्विबीजपत्री पत्ती बोलते हो, या फिर इसको पृष्ठाधार भी हम बोल सकते हैं, पृष्ठाधारी पत्ती। अब देखिए पृष्ठाधारी जो पत्ती होती है उसके फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भागों में बटी होती है। एक तो बाह्य त्वचा होती है, फिर पर्णमध्योतक, और उसके बाद संवहन तंत्र होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह, ये इन्हें हम संवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। बाह्य त्वचा जो होती है दो सतहों में बटी होती है। जो ऊपरी सतह होती है उसको अव्यक्त बाह्य त्वचा कह देते हैं, और निचली सतह जो होती है उसको अपाक्ष बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया बाह्य त्वचा 2 पार्टों में बटी हुई है। एक अव्यक्ष जो ऊपर की साइड में थी, और नीचे वाली जो थी अपाक्ष बाह्य त्वचा थी, और उस पर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। तो निचली सतह जो होती है उसको घेरे रहती है, और निचली सतह पर क्या पाई जाती है, अपाक्ष सतह पर क्यूटिकल इन पर पाई जाती है। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते, अर्थात जो जो अव्यक्ष बाह्य त्वचा है उस पर कोई रंध्र नहीं पाया जाता। जबकि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया नीचे वाली जो होती है उस पर रंध्र थे। देखिए यहाँ अपाक्ष बाह्य त्वचा, इस पर रंध्र है नीचे की साइड में, जबकि ऊपर वाली में देखिए आप कोई भी रंध्र नहीं है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो अव्यक्ष और अपाक्ष की मैं बात करूँ तो अपाक्ष जो बाह्य त्वचा होती है उस पर कुछ रंध्र पाए जाते हैं, और बहुत अधिक संख्या में ये रंध्र होते हैं निचली बाह्य त्वचा पर, और ऊपरी सतह पर कोई रंध्र नहीं पाए जाते हैं। ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में स्थित सभी ऊतकों को हम क्या कहते हैं, पर्णमध्योतक अर्थात मीजोफिल के नाम से हम जानते हैं। तो ऊपरी वाली बाह्य त्वचा और निचले वाली के बीच में यहाँ पर मध्योतक आए थे ना, पहले खम मध्योतक, फिर यहाँ पर आया था स्पंजी मध्योतक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में क्या पाए जाते हैं, सभी ऊतकों को पर्णमध्योतक कहते हैं। और पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि पर्णमध्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं मीजोफिल कोशिकाएं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के कारण पादप जो है भोजन बना लेता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और पेरेन्काइमा कोशिकाओं से ये बना होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो खम्भ पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा। जो पर्णमध्योतक होता है वो पेरेन्काइमा की कोशिकाओं से बना होता है। इसमें 2 प्रकार की पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, एक खंभे जैसी आकृति की होती है, एक स्पंज जैसी गोल होती है, एक खंभे जैसी लंबी होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की पर्णमध्योतक कोशिकाएं हो गई यहाँ पर, खंभ जैसी और एक स्पंज पेरेन्काइमा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, खंभ पेरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होती है। खंभ पेरेन्काइमा क्या होती है ये मैंने बताया, ऊपरी बाह्य त्वचा थी, उसके जस्ट नीचे क्या थी, खंभ पेरेन्काइमा की कोशिकाएं बनी हुई थी। ऊपर वाली जो बाह्य त्वचा थी उसके जस्ट नीचे बनी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया खंभ पेरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होता है, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, अर्थात लंबवत इस प्रकार समानांतर होती है एक दूसरे के समानांतर। आगे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, स्पंजी पेरेन्काइमा की कोशिकाएं खंभ कोशिकाओं के जस्ट नीचे होती हैं, और निचली बाह्य त्वचा तक ये फैली हुई होती हैं। नीचे वाली जो बाह्य त्वचा उस तक ये स्पंजी पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो है फैली हुई होती है, और इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है अंडाकार अथवा गोल हो सकती हैं। तो ये कैसी हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं अथवा गोल हो सकती है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान पाए जाते हैं, और वायु गुहिकाएं भी पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि खंभ जो स्पंजी कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं वायु गुहिकाएं स्पंज कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जबकि ऊपर वाली में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताना चाहता हूँ मैं
कि यहाँ पर आप देखोगे स्पंजी पेरेन्काइमा जो है खम पेरेन्काइमा के नीचे होता है, निचली बाह्य त्वचा तक जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार और गोलाकार हो सकती है और इन कोशिकाओं के बीच में बहुत ही खाली स्थान अर्थात वायु गुहिकाएँ इसमें पाई जाती हैं। तो दोनों के बीच में ही पाई जाती हैं वायु गुहिकाएँ, तो जो है खम पेरेन्काइमा में भी पाई जाती है और स्पॉन्जी में भी पाई जाती है, दोनों के बीच में। संवहनी तंत्र में संवहन बंडल पाए जाते हैं। संवहन बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम वगैरह होते हैं और इन बंडलों में जो है यहाँ पर स्राव तथा मध्य स्रा संवहन बंडल का माप स्राव के माप पर आधारित होता है। मतलब यहाँ पर जो है इन बंडलों में स्रा तथा मध्य स्रा संवहन बंडल का जो साइज होता है वो किस पर निर्भर करता है, स्रावों के माप पर यह निर्भर करता है। स्रावों की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जाली कवच स्रावन्यास में अलग होती है। तो स्रा जो है वो मोटी जो है अलग अलग होंगी, उनकी मोटाई जो होगी वो द्विबीजपत्री पत्तियों की जो जाली कवच स्रावन्यास होता है उसमें अलग अलग होती हैं। इसका मतलब पत्तियों में जो है द्विबीजपत्री पत्तियों में कौन सा स्रावन्यास पाया जाता है, जाली कवच स्रावन्यास। जाली कवच स्रावन्यास कैसे होता है, मान लीजिए ये कोई पत्ती है तो उसमें आपको एक जाल सा दिख रहा होगा, एक जाल सा बना होता है, जाल सा इस प्रकार से, उसमें जाल में आप देख नहीं पाओगे, तो पत्तियों के अंदर एक जाल सा बना होता है इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं पत्ती का जाली कवच स्रावन्यास उसको बोला जाता है। तो द्विबीजपत्री जो पत्ती होती है उस द्विबीजपत्री पादप की पत्तियों की बात करें तो उसमें जाली कवच स्रावन्यास पाया जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर द्विबीजपत्री पत्ती में संवहन बंडल कैसे होते हैं, संयुक्त और बहिफ्लोएमी होते हैं और मध्य आदि दारू होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसमें संयुक्त बहिफ्लोएमी और मध्य आदि दारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर क्या पाया जाता है, चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो कि एक सघन होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बंडल आच्छद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे हम बंडल आच्छद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बंडल आच्छद मतलब जाइलम फ्लोएम जो है इनके चारों ओर एक मोटी परत पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये जो चारों ओर एक मोटी परत बनी हुई है इसे हम बोलते हैं बंडल आच्छद और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। तो द्विबीजपत्री पत्ती जो होती है उसमें संवहन बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे हम बंडल आच्छद के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे आगे, अब बात करते हैं हम समद्वि पार्श्व पत्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं एक बीजपत्री पत्तियाँ। पहली बात करी थी हमने पृष्ठधारी पत्ती जिनमें जाली कवच स्रावन्यास पाया जा रहा था। अब मैं बात करूँगा समद्वि पार्श्व पत्ती और एक बीजपत्री पत्ती के बारे में, मोनोकोट जो है लीफ के बारे में। अब इसका डायग्राम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर बेवाला जो है चित्र, ये एक बीजपत्री पत्ती का है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी क्या है पर्णमध्यों तक पाया जाता है और इसकी जो निचली अपाक्ष बाह्य त्वचा जो होती है उसमें रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पर देखोगे इसमें रंध्र पाए जा रहे हैं और जो है उपरंध्री गुहिकाएँ भी इसमें पाई जा रही हैं। तो अपाक्ष वाली बाह्य त्वचा होती है इस पर रंध्र पाए जाते हैं और ऊपरी वाली जो है वो थी अव्यक्ष बाह्य त्वचा और बीच में क्या पाए जा रहे हैं, इसमें पर्णमध्यों तक कोशिकाएँ पाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा अंतर देखोगे तो पर्णमध्यों तक कोशिकाएँ इसमें लंबी नहीं है, ठीक है, खम पर्णमध्यों तक, और उसमें इसमें देखोगे आप तो बटी नहीं है। अब इस पत्ती के बारे में हम पढ़ते हैं समद्वि पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। तो एक समद्वि पार्श्व पत्ती का शरीर जो होता है तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही होता है। तो दोनों पत्तियों में लगभग समानता होती है, चाहे एक समद्वि पार्श्व पत्ती हो चाहे पृष्ठधारी पत्ती हो, लेकिन कुछ भिन्नता भी इनमें होती है। अब वो क्या भिन्नता है उनको हम देखते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल पाई जाती है, जबकि जो मैंने आपको बताया था पृष्ठधारी पत्ती या द्विबीजपत्री पत्ती उनमें निचली बाह्य त्वचा पर ज़्यादा थी, जबकि एक बीजपत्री पत्ती जो होती है उनमें निचली और बाहरी दोनों बाह्य त्वचा पर समान मात्रा में क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। उसमें दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। द्विबीजपत्री पत्ती में ऊपरी और निचली दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। यहाँ पर और आप देखोगे घास में ऊपरी बाह्य त्वचा जो है इसमें आप देखोगे तो अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो एक बीजपत्री पत्ती होती है उसमें ऊपरी और निचली जो बाह्य त्वचा होती है उस पर जो क्यूटिकल होती है वो समान मात्रा में होती है, जबकि द्विबीजपत्री पत्ती जो थी उसमें क्यूटिकल केवल निचली परत पर ही थी, निचली बाह्य त्वचा पर थी। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है दोनों रंध्रों की संख्या जो है लगभग समान होती है, दोनों सतह पर रंध्र जो है समान होते हैं। अब इसमें देखोगे आप, यहाँ पर भी इसमें रंध्र दिख रहा होगा आपको एक, और यहाँ पर भी यहाँ पर आपको रंध्र दिख रहे होंगे। तो इसमें जो है ऊपरी और निचली दोनों बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं और वो लगभग समान होते हैं। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं लंबी हो सकती हैं, खाली हो सकती हैं, रंगहीन हो सकती हैं, अर्थात कोई उनका कलर नहीं होता है। तो घास में जो ऊपरी बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं वो लंबी हो सकती हैं
और खाली हो सकती हैं और वो रंगीन या कलरलेस हो सकती हैं, कोई कलर उनका नहीं हो सकता है। इन कोशिकाओं को हम आवर्ध त्वक कोशिकाएं भी कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। आवर्ध त्वक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? घास में जो है ऊपरी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, खाली होती हैं तथा रंगीन होती हैं। तो घास में ऊपरी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगीन होती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कह देते हैं? आवर्ध त्वक कोशिकाएं कह देते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। मतलब जब आवर्ध त्वक कोशिकाएं जो होती हैं वो फैल जाती हैं तो क्या हो जाता है, उस समय पत्तियां खुल जाती हैं। तो कोशिकाएं जो है मुड़ी हुई पत्तियों को खोलने में सहायता करती हैं। जब ये स्फीत का मतलब फैल जाना। उसके बाद बात करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। जब इनको वाष्पोत्सर्जन कम करना होता है तो ये पत्तियां मुड़ जाती हैं। और एक बीजपत्री पत्तियों में कौन सा स्रावविन्यास पाया जाता है? समानांतर स्रावविन्यास एक बीजपत्री पत्तियों में पाया जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था द्विबीजपत्री पत्तियों में जालीकवच स्रावविन्यास था, जबकि एक बीजपत्री पत्तियों में समानांतर स्रावविन्यास पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विबीजपत्री पत्तियों में किस प्रकार का स्रावविन्यास? उनमें था जालीकवच स्रावविन्यास, जबकि एक बीजपत्री पत्तियों में समानांतर स्रावविन्यास पाया जाता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबत काट को देखते हैं, जिसमें एक संवेद मंडल का माप भी जो है एक समान होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आवर्धक त्वक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? घास में पाई जाती हैं, जो कि एक बीजपत्री प्लांट मानी जाती है घास। और इसमें आवर्धक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि ऊपरी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं होती हैं, जो कि खाली और रंगीन ये होती हैं। इनका जो है कलर कोई नहीं होता है। इनको हम आवर्धक कोशिकाएं कह देते हैं। जब ये स्फीत हो जाती है तो कोशिकाएं जो है मुड़ी हुई पत्तियों को खोलने में सहायता करती है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है आपको द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ाऊंगा। द्वितीयक वृद्धि क्या है, कैसे होती है, तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि का नेक्स्ट चैप्टर जो है वीडियो आ जाएगा, उसमें इस चैप्टर की जो है पूरा करा दिया जाएगा। तो द्वितीयक वृद्धि में जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये चैप्टर लगभग अब समाप्ति की ओर है। एक वीडियो और आएगा इसका द्वितीयक वृद्धि वाला, उसमें इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार वीडियोज़ को देखते रहें, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।